चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास एक 3D करंट कैरिंग वायर है। तो एक वायर z एक्सिस के अलोंग आ रहा है इन्फिनिटी से, उसके बाद में ये सर्कुलर शेप ले लेता है, उसके बाद में फिर वापस z एक्सिस के अलोंग इन्फिनिटी पे चला जाता है, और ये जो सर्कुलर लूप है उसकी रेडियस r है, हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो वायर आ रहा है, ऐसे ही जो वायर आ रहा है ये ऐसे आया, यहाँ पे फिर सर्कुलर शेप ले लिया, फिर अगेन ये स्ट्रेट हो गया और इन्फिनिटी पे चला गया, इसकी वजह से निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये देखिए, तो अब इसको हमने 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो एक तो ये स्ट्रेट वायर है, ये वाला स्ट्रेट वायर हो गया, फिर हमारे पास ये सेमी सर्कुलर वायर हो गया, इसकी निकालेंगे, फिर हमारे पास ये अगेन ये स्ट्रेट वायर है। अब देखिए इसका अगर मैं 2D डायग्राम बनाऊं तो इसको ऐसे बना सकते हैं। ये सेमी सर्कुलर वाला मैंने पोर्शन ले लिया, ये XY प्लेन में है, तो ये आपका O, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है। जो स्ट्रेट वायर है, जो वायर नंबर 1 जो स्ट्रेट वायर है, उसको मैं ऐसे दिखाता हूं। यहां पर करंट जा रही है अंदर की तरफ, तो यहां पे मैंने अंदर की तरफ दिखा दी, फिर ये सेमी सर्कुलर शेप में आ गया, और उसके बाद में करंट यहां से जा रही है बाहर की तरफ। अब हमारे पास O पे फील्ड निकालनी है। तो वायर नंबर 1 जो है उसके एक एंड, वायर नंबर 1 का एक एंड इन्फिनिटी पर है और दूसरा एंड ये है। अब मुझे इस एंड पे फील्ड निकालनी है r डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस r है। तो आप ये समझो कि मेरे पास एक स्ट्रेट वायर ऐसे आया, ये ऐसे स्ट्रेट वायर आया, तो ये ऐसे स्ट्रेट वायर आ रहा है और इसकी वजह से मुझे फील्ड निकालनी है। तो हमने बात करी थी कि अगर स्ट्रेट वायर की फील्ड की बात करें तो अपने थंब को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें, करंट अंदर की तरफ है, अपनी फिंगर्स को हम O पे ले गए और फिर हमने कर्ल किया। तो हम कर्ल करेंगे अपने फिंगर्स को, तो 1 की वजह से जो फील्ड आएगी O पर, उसकी डायरेक्शन इधर होगी 1 की वजह से। अगेन देख लो, स्ट्रेट वायर है इन्फिनिटी, और इससे O डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालनी है। तो अपने थंब को रखेंगे करंट के अलोंग और O पे फील्ड निकालेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो फिंगर्स किधर पॉइंट करेंगी, अंदर की तरफ। अब बात कर लेते हैं म्यू नॉट I अपॉन में फोर पाई आर, डिस्टेंस क्या है 4 पाई आर। ये सेमी इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड है एक एंड पर। डायरेक्शन की अगर बात करें तो एल कैप क्रॉस आर कैप। एल कैप क्या है, एल कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और आर कैप है जो एल कैप है, एल कैप के परपेंडिकुलर, एल कैप डायरेक्शन करंट के अलोंग है और आर कैप होगा करंट के इस एल कैप के परपेंडिकुलर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई V1 हो जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। तो एल कैप की डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के, क्योंकि करंट किधर जा रही है अंदर की तरफ, और z एक्सिस किधर है बाहर की तरफ है, z एक्सिस बाहर की तरफ है और करंट अंदर की तरफ है, तो माइनस के कैप क्रॉस आर कैप। आर कैप क्या होगा, ये हो जाएगा आर कैप। तो आर कैप की डायरेक्शन हो जाएगी आई कैप। के क्रॉस आई जे होता है, तो के क्रॉस आई जे माइनस लगा हुआ है, तो म्यू नॉट I
4 पाई आर माइनस जे। तो एल कैप क्रॉस आर कैप से भी हमारी डायरेक्शन सही आ गई है। और यहाँ भी B1 हमने बताया था कि करंट के अलोंग अपने थंब को रखेंगे राइट हैंड के और अपनी फिंगर्स को ले जाएंगे ऊपर और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, उससे भी डायरेक्शन हमारी माइनस जे कैप आ रही है। अब बात कर लेते हैं थर्ड वायर की कर लेते हैं। तो थर्ड वायर के लिए ये थर्ड वायर है। तो अब यहां पे करंट किधर जा रही है? बाहर की तरफ है। तो अपने फिंगर्स को, अपने थंब को रखेंगे करंट के अलोंग और फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो इसकी वजह से भी फील्ड किधर आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड है, सेमी सर्कुलर वायर है, उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो कैसे निकालेंगे? अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट और हमारे थंब किधर बता रहे हैं? अंदर की तरफ, मतलब माइनस के। तो ये हो जाएगा B2। अब देख लेते हैं B2 हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर। सेमी सर्कुलर वायर की वजह से निकाल लें तो आर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू थीटा। सेमी सर्कुलर है तो यहां पे पाई आ जाएगा और एल कैप क्रॉस आर कैप। एल कैप क्रॉस आर कैप कैसे निकालेंगे? ये हमने एल कैप ले लिया, ये आर कैप है। तो एल कैप कोई भी एलिमेंट ले लिया सर्कुलर वायर पर, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट यूनिट वेक्टर ले लिया एल कैप और उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है आर कैप। तो एल कैप क्रॉस आर कैप, ये हो जाएगा आपका माइनस के कैप। पाई से पाई कट जाएगा और B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई पॉन में 4R माइनस के कैप। अब बात करते हैं B3। B3 ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है हमारा, ये वाला, ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से निकालेंगे। तो एक एंड इन्फिनिटी पर है, दूसरे एंड पे निकालना है। तो दूसरे एंड पे निकालना है, तो दूसरे एंड पे निकालने के लिए ये डिस्टेंस R है। तो अगर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये बाहर की तरफ करंट जा रही है, इस एंड पे निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी R। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर। तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई आर एल कैप क्रॉस में आर कैप। अब यहां पर आर कैप किधर होगा? आर कैप आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर एल कैप। तो के कैप हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा माइनस आई कैप। के क्रॉस आई जे और माइनस आ गया और ये हो जाएगा माइनस जे। तो B3
अब बात करते हैं टोटल फील्ड हम निकालेंगे ओपन। तो 1 की वजह से, 2 की वजह से और 3 की वजह से। अब इनका वेक्टर सम कर दीजिए जितनी भी फील्ड हैं। तो 1 की फील्ड हमारी आई है म्यू नॉट आई 4 पाई आर माइनस जे, म्यू नॉट आई 4 पाई आर माइनस जे, और सेकंड वाली आई थी हमारी म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटू पाई, ये माइनस के आई थी, और लास्ट वाला म्यू नॉट आई 4 पाई आर माइनस जे। अब इसका अगर हम वेक्टर सम करें तो म्यू नॉट आई आप कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई 4 पाई आर सब में है तो ये कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा माइनस 2j कैप माइनस पाई के कैप, ये हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमारे पास ये 3D वायर था तो हमारे पास 3 सेक्शन में इसको ब्रेक कर लिया था, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, वायर नंबर 3। वायर नंबर 1 एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर का हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली ऊपर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। मैंने बताया था डायरेक्शन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपने थंब को करंट के अलोंग रख के और फिंगर्स की मदद से, और दूसरी हम करंट की मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को एल कैप क्रॉस आर कैप से कर सकते हैं। एल कैप क्या करंट के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है, और आर कैप क्या एल कैप के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो आर कैप है, उसकी मदद से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमने सेपरेटली 1 का 2 का और 3 का मैग्नेटिक फील्ड निकाली और उनका वेक्टर सम हमने कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें इस पॉइंट पे करंट एंटर करता है और फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और फिर इस पॉइंट पर करंट बाहर आ जाता है। ये इस सर्कुलर कॉइल का सेंटर है, रेडियस आर है और ये एंगल थीटा दे रखा है। ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मतलब ये जो वायर जो भी होगा तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, तो ये यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये चीज़ हमें ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब हम जानते हैं कोई वायर अगर होता है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है। अगर इसकी वायर की लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो इसका जो रेसिस्टिविटी होती है वो होती है रो L अपॉन A। तो मटेरियल तो पूरे वायर का सेम है तो रो भी कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, तो यहां पर ये रो और ए कांस्टेंट है तो इसको मैं KL लिख सकता हूं क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब मैं ये कह रहा था यहां से करंट आई एंटर करी और सेम करंट यहां से निकल गई। अब इस पॉइंट में कुछ करंट इस ऊपर वाले सेक्शन में I1 करंट जाएगी और नीचे वाले में I2 करंट जाएगी। ये एंगल आ गया हो गया आपका थीटा। रेडियस सर्किल की R है, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब मैं इस ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये हो जाएगा K इंटू इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी
सर्कुलर आर्क है आर थीटा, रेडियस तो आर है और थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब दूसरा वाला जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा के इंटू ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ हो जाएगी आर थीटा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं तो यहां से करंट आई जा रही है, ये आपका है R1, ये आपका R2, तो यहां से करंट डिवाइड हो जाती है। तो I करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गई और I1 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला I1 का है I1 बराबर I इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं I1 निकालूंगा R2, तो R2 हमारे पास कितना है के आर थीटा, तो R2 हो गया के आर थीटा डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू देखिए कितना है, R1 की वैल्यू के आर 2 पाई माइनस थीटा, तो के आर 2 पाई माइनस थीटा प्लस के आर थीटा। तो के आर तो कैंसिल हो जाएगा और I1 हो जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई माइनस थीटा प्लस थीटा। तो दिस इज एक्चुअली I इंटू थीटा अपॉन में 2 पाई। तो इस तरीके से हमने I1 की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली अगर हम I2 निकालेंगे तो I2 की वैल्यू होगी I इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 पाई। तो हमने करंट निकाल ली I1 I2। अब ये जो सर्कुलर आर्क है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों की फील्ड O पे हम निकाल सकते हैं। हम बोलते हैं कि भाई O पे जो नेट फील्ड होगी वो हो जाएगी पहली आर्क की वजह से फील्ड प्लस दूसरे की वजह से फील्ड। अब ये देख लीजिए, पहली आर्क का मतलब है ये वाला जिसका जो एंगल कितना, पहली बड़ी वाली आर्क 2 पाई माइनस थीटा एंगल सब्सटेंड कर रही है। तो हम जानते हैं आर्क की जो फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट, करंट इसमें I1 है अपॉन में 4 पाई आर। बड़ी वाली आर्क कितना एंगल सब्सटेंड कर रही है 2 पाई माइनस थीटा। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी, हम I1 के अलोंग अपनी फिंगर्स को रखेंगे तो थंब मेरा अंदर की तरफ बता रहा है। तो अगर मैं इधर एक्स वाई जेड ले लूं तो थंब मेरा अंदर की तरफ है, मतलब माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है। तो ये माइनस जेड एक्सिस के अलोंग है, तो उसका मतलब ये हो जाएगा माइनस के कैप। सिमिलरली दूसरे वाला हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन में 4 पाई आर। दूसरा वाला कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, दूसरा वाला एंगल सब्सटेंड कर रहा है थीटा। तो म्यू नॉट I2, इसमें करंट I2 है दूसरी वाली आर्क में और एंगल ये थीटा बना रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, I2 के अलोंग करंट रखेंगे तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब प्लस जेड एक्सिस। तो प्लस जेड एक्सिस का मतलब हो जाएगा के कैप। अब यहां पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आर इंटू I1 की जो वैल्यू हमारी आई थी उस पॉइंट पे देखिए I1 कितना आया था, ये I1 की जो वैल्यू आई है I इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। तो हो जाएगा I इंटू थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा माइनस के कैप, और इधर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आर। ये हो जाएगा I इंटू 2 पाई माइनस थीटा अपॉन में 2 पाई और इंटू थीटा इंटू के कैप। अब अगर देखेंगे तो ये दोनों सेम, म्यू नॉट I
म्यू नॉट आई 4 पाई आर थीटा अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस थीटा माइनस के कैप, ये दोनों सेम है, सेम वैल्यू है, तो ये कट जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी? 0। तो अगर मेरे पास कोई सर्कुलर लूप है और उसके किसी और उसका जो वायर है सर्कुलर लूप का उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो किसी पॉइंट पे अगर करंट एंटर कर दी है और किसी दूसरे पॉइंट से करंट बाहर निकलती है और ये दोनों, तो उसकी वजह से जो नेट फील्ड है सेंटर पे 0 आती है। ये बहुत जर्नल एक्सप्रेशन है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये सेंटर है, ये जो स्ट्रेट वायर हैं अगर ये रेडियस के अलोंग है, ये इनकी डायरेक्शन ऐसी है कि जाके सेंटर पे जाके कट करते हैं, ऐसे ही ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी लाइन भी सेंटर पे जाके कट करेगी। तो यहां ये दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाती है, तो इस केस में नेट फील्ड ओ पे 0 होगी। इन स्ट्रेट सेक्शन की तो होगी, क्योंकि स्ट्रेट सेक्शन ये जो पॉइंट ओ है ये स्ट्रेट वायर के ऊपर ही आ रहा है। ये जो पॉइंट ओ है ये इस स्ट्रेट वायर के ऊपर आ रहा है, तो इसकी वजह से भी 0। ये पॉइंट इस स्ट्रेट वायर के भी ऊपर आ रहा है, तो इसकी वजह से भी 0, और सर्कुलर की वजह से 0। तो अगर मैं कहूं कि 1 और ये 2, तो और ओ पर फील्ड 1 + 2, और फिर मैंने इसको बोल दिया सर्कुलर पोर्शन। तो B1 की इंडिविजुअली 0 होगी और B2 की भी 0 होगी और ये भी 0 होगा, तीनों 0 होगा और वेक्टर सम 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में याद रखना यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। अब बात करते हैं, मान लो अब यहां भी करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब इन स्ट्रेट सेक्शन की भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी और सर्कुलर का भी 0 होगा, तो यहां भी VO 0। अब एक केस ऐसा हो सकता है, मान लीजिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, यहां से करंट आई, दो पार्ट में डिवाइड करी, और ऐसे निकल गई। अब होगा क्या, इसमें एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, और फिर ये सर्कुलर पोर्शन। तो O पे अगर हम फील्ड निकालेंगे 1 की वजह से, 2 की वजह से और सर्कुलर पोर्शन की वजह से। तो इस पूरी प्रॉब्लम में हम तीन चीजें ले रहे हैं, एक दो स्ट्रेट वायर हैं और एक पूरा सर्कुलर सेक्शन है। सर्कुलर सेक्शन का मतलब ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला पार्ट भी। मतलब ये हम कह रहे हैं कि सर्कुलर सेक्शन में एक पार्ट तो ये वाला हो जाएगा और दूसरा वाला पार्ट ये वाला हो जाएगा। अब जो स्ट्रेट वायर है ये पॉइंट उसी के ऊपर आ रहा है, तो ये भी 0 है, सर्कुलर सेक्शन का भी 0 है। ये B1 की फील्ड 0 नहीं होगी,
अब अगर ये वायर मान लो मतलब ये इन्फिनिटी से अगर आ रहा है तो O पे जो फील्ड होगी वो B1 की वजह से हो जाएगी, और B1 की फील्ड हम बोल सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई R। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास एक लॉन्ग थिन स्ट्रिप है, लॉन्ग थिन स्ट्रिप। लॉन्ग थिन स्ट्रिप का मतलब ये हो गया, ये मान लीजिए कुछ इस टाइप से, ये लॉन्ग थिन स्ट्रिप हो गई है, इस टाइप से हम मान सकते हैं। तो इसकी लेंथ इधर भी इन्फिनिटी है, इधर भी इन्फिनिटी है, लेकिन अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये दिखेगा। तो ये बहुत थिन है, तो जो भी करंट जा रहा है वो इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ऊपर से देखने पर हमें लगेगा कि करंट इस थिकनेस में से, ये जो बहुत थिन है, इसमें से बाहर जाते दिखेगा। जैसे ये देखिए, तो हमने करंट I दिखा दी और ऊपर से हमने दिखाया करंट इस थिन स्ट्रिप से बाहर जा रहा है और यहां से एंटर कर रहा है, और ये बहुत लॉन्ग है। अब इसकी वजह से हमें इस स्ट्रिप से ए डिस्टेंस पे पॉइंट P है, उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट ये होगा कि हमारे पास तो ये जो करंट है ऐसे निकल रही है मान लो, और यहां से मान लो इस तरीके से करंट एंटर कर रही है और ऐसे जा रही है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा वायर है, ये पूरी स्ट्रिप जो है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो एक पोर्शन ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये हो गया, चौथा पोर्शन ये होगा, पांचवा पोर्शन ये हो गया। तो ऐसे पतले पतले वायर्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब ये बहुत सारे पतले पतले वायर्स हो जाएंगे, ये सब पतले पतले वायर्स हो जाएंगे इस टाइप से। अब हमें हमारा पॉइंट यहां पर है, तो कोई भी एक वायर लो, एक स्ट्रिप लो, करंट कैरिंग छोटा सा एलिमेंट लो। ये थिन करंट कैरिंग एलिमेंट्स बहुत लंबे वायर्स की तरह वेव कर रहे हैं। तो इन सभी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, कोई भी एक करंट कैरिंग वायर ले लीजिए, जो हमने इस एलिमेंट को करंट कैरिंग वायर जो मान रहे हैं, पतले पतले वायर्स, इस पूरे को पतले पतले वायर्स में हमने एज्यूम कर लिया। अब सभी वायर्स की जो फील्ड है P पे क्या होगी, अंदर की तरफ, P पे अंदर की तरफ होगी। तो नेट फील्ड P पर अंदर की तरफ हो गई। एक बात तो यह है, तो नेट फील्ड अंदर की तरफ हो गई है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से करंट आ रही है, इसकी जो विड्थ है वो W है। अब हमने क्या करना है, एक एलिमेंट ले लिया इस टाइप से, ठीक है। ये जो पॉइंट P है, हमने बोला कि पॉइंट P से इस स्ट्रिप का डिस्टेंस है x, और इसमें हमने करंट मान ली DI। ऐसे पतले पतले बहुत सारे वायर्स ले सकते हैं, उनमें से एक वायर ये हो गया, और इसकी जो विड्थ होगी वो हम बोल सकते हैं ये हो जाएगी dx। अब ये DI निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि जो भी टोटल करंट है वो कितनी विड्थ से होके जा रहा है, जो भी टोटल करंट आई है वो W बिट से जा रहा है। तो हम एक तो इक्वेशन ये बोल सकते हैं कि
विड्थ W से कितना करंट जा रहा है I, तो यूनिट विड्थ से कितना करंट जाएगा I अपॉन W। देयरफॉर DI जो हमारा करंट एलिमेंट है इसमें करंट कितना है DI, एंड दैट DI इज इक्वल्स टू I अपॉन W इंटू DX। अब इसकी वजह से, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहां पे जो फील्ड होगी वो अंदर की तरफ होगी। इनफैक्ट कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट लो, यहां पे मैंने बताया, उन सब की वजह से P पे फील्ड अंदर की तरफ ही होगी। करंट के अलोंग अपने थंब को रखेंगे और फिंगर्स को P की तरफ, तो हम पॉइंट कर्ल करेंगे तो फिंगर्स हमारी अंदर की तरफ पॉइंट करेंगी। तो दूसरी चीज हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से, और ये एक स्ट्रेट वायर है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। कोई स्ट्रेट वायर है उससे r डिस्टेंस पे, r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। इसकी वजह से हम लिख सकते हैं इसमें करंट DI है अपॉन में 2 पाई r हो जाएगा तुम्हारा x, और dB की जो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई x इंटू DI आपका हो जाएगा I अपॉन W इंटू DX। अब ये इस एलिमेंट की वजह से हो गई। हमारी जितनी भी एलिमेंट है, पहला एलिमेंट हमारा, ये डिस्टेंस हमारी थी, दिस इज A, तो पहला एलिमेंट हमारा हो जाएगा x बराबर A पर, और आखिरी जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू A प्लस W पे। हमें सारे एलिमेंट्स लेंगे तो पहला एलिमेंट कहाँ मिलेगा, x इक्वल्स टू A पर, तो नेट फील्ड जो P पे होगी वो कैसे निकालोगे, दैट इज इंटीग्रेशन dB म्यू नॉट I dx अपॉन में 2 पाई W इंटू एक्स, कहाँ से, A से लेके A प्लस W। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले लेते हैं, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई W। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई W अंदर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x, और इसको हम लिमिट लगाएंगे A से लेके A प्लस W, इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई W, लिमिट लगाने के बाद में ln A प्लस W अपॉन ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास दो वायर हैं, इनफाइनिटली लॉन्ग वायर, करंट बाहर की तरफ है, और एक वायर ये है इनफाइनिट लॉन्ग जो करंट बाहर की तरफ है। इन दोनों वायर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8a है, और ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से 3a डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये 90 डिग्री। अब इसको निकालने के लिए हमने पढ़ा था कि जो करंट कैरिंग जो वायर है, स्ट्रेट वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सर्कुलर शेप में होती है। तो अगर मेरे पास वायर ये है तो एक सर्कल मैं बना लेता हूं, तो ये हमने ना कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसकी करंट बाहर की तरफ है। अब मैंने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर पर ये वायर रखा है, स्ट्रेट वायर है,
मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती हैं वो कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा था कि भाई करंट के अलोंग अपने फिंगर्स को रखेंगे, थंब को रखेंगे और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरीके से, टेंजेंशियल होगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर ये है। इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। अब हमारे पास दो वायर हैं, ये मिड पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है यहां से यहां तक, और ये भी 4 है। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमने इसको यहां से जोड़ा, इस पॉइंट को यहां से जोड़ा, ये 4A 3 है, ये 5A हो जाएगा, ये भी 5A हो जाएगा। थोड़ी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। ये एंगल हो जाएगा tan 3A अपॉन 4A, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3A अपॉन 4A, 3/4, तो ये 37 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 37 डिग्री हो जाएगा, और ये पॉइंट P है। तो अब इसको मैंने वायर 1 बोल दिया, इसको वायर 2 बोल दिया। करंट है आउटवर्ड। अब हम वायर 1 की भी फील्ड P पे निकालेंगे और वायर 2 की भी फील्ड P पे निकालेंगे और दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, तो जो वायर 1 है उसको इस पॉइंट से हमने जोड़ दिया, ये पॉइंट P है। वायर को सेंटर मान के एक सर्कुलर आर्क बना लो, ये हमने इस सर्कुलर आर्क। तो अब इस वायर की वजह से, ये वायर की वजह से जो वायर की करंट जो है वो बाहर की तरफ है। फील्ड जो होगी, करंट के अलोंग रखेंगे थंब को और अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ये B हो जाएगी, और ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ये हो जाएगा 53 डिग्री, और ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। ये 1 की फील्ड हो जाएगी। सिमिलरली हम बात करते हैं ये वायर 2 हो जाएगा। तो ये वायर 2 हो जाएगा, ये हमने बताया था, ये आपका 37 डिग्री है। अब इस वायर को लेके, इस वायर को सेंटर मान के फिर एक आर्क बना दो, ये पॉइंट P है। अगर करंट बाहर की तरफ है, करंट बाहर की तरफ है, तो P पर अगर हम फील्ड की बात करेंगे तो अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल होगा सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल होगी इस सर्कुलर आर्क पर। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए, ये भी 5A है, ये भी 5A है। तो ये 53, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगी सर्कुलर आर्क के या रेडियस के परपेंडिकुलर, ये रेडियस के परपेंडिकुलर यहां भी। तो ये 53 हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो P पर है तो ये P पॉइंट है,
तो जो वायर 1 था उसकी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल से कितने एंगल पर है? 37, वर्टिकल से 37, और दूसरी वाली की भी वर्टिकल से 37। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, और ये 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। ये जो कंपोनेंट है b cos 37, ये जो कंपोनेंट है b cos 37, तो b नेट जो होगी वो हो जाएगी 2b sin 37। अब हम जानते हैं टू बी साइन 37 हमारा होगा 3/5। अब बात करते हैं b के मैग्नीट्यूड की। b की जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस किसी दोनों जो करंट हैं मैग्नीट्यूड सेम है, और पॉइंट P और करंट से जो डिस्टेंस है, जो रेडियल डिस्टेंस है वायर से, ये हमारे पास वायर है, तो ये वायर है, करंट बाहर की तरफ है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5a पर, और यहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5a पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। वो कितना होगा? वो हम बोल सकते हैं V इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई R, और R यहां पे हो जाएगा 5a इंटू 3/5। तो ये 2 से 2 कटेगा और ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट I 25 पाई है। अब एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं। करंट I बाहर की तरफ, करंट I अंदर की तरफ, ये 3a, ये 4a है, ये 4a इस पॉइंट P पे। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, इसकी करंट बाहर की तरफ है, इनफाइनेटली लॉन्ग, ये भी इनफाइनेटली लॉन्ग है, ये अंदर की तरफ है, P पे फील्ड निकालनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, ये मिड पॉइंट है, फोर है, ये भी 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 37, ये 37 है। अब जो वायर नंबर 1 है, इसकी वजह से अगर फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले हमें इसको, इस वायर को सेंटर मान के यहां पे एक आर्क बनाएंगे। अब इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो होगी टेंजेंशियल, ये रेडियस के परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे? ये 37, ये 53, ये आपका 37। अब हम बात करते हैं
अब ये जो वायर 2 है, ये 5 है, ये 37 है। तो इस वायर 2 को सेंटर मान के हमने एक सर्कुलर आर्क बनाई। अब करंट किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, करंट अंदर की तरफ। तो करंट अंदर की तरफ है, हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेंजेंशियल होंगी इस तरीके से। अब ये देखो, ये 53, ये 37, तो ये भी 37 हो गया। तो नेट फील्ड की अगर बात करें तो वायर 1 की, ये जो है वायर 2 की फील्ड है। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि वायर 1 और वायर 2 की डिस्टेंस पी से दोनों की सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो अगर हम बात करें कि V1 और V2 का सेम ही होगा, और वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 5a। अब बात कर लेते हैं कि भाई कि जो P पॉइंट है V1 बराबर B, तो ये एंगल तुम्हारा 37। सिमिलरली मैं B2 की बात करता हूं, तो B2 बराबर B, ये भी कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो 37 डिग्री, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ना फील्ड का, तो हो जाएगा B साइन 37। तो सेकंड वायर की जो सेकंड वायर जो है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फील्ड का V साइन 37, और इधर भी कितना है? B साइन 37। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों वायर की अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फील्ड का कैंसिल हो जाता है, तो जो भी फील्ड बचेगी बी नेट वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगा, और वही होगा 2b cos 37, और बी नेट की जो वैल्यू हो जाएगी 2b म्यू नॉट आई पॉन में 2 पाई आर। आर हो जाएगा 5a इंटू कॉस 37, 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन में। तो इस केस में जो फील्ड होगी वर्टिकली अपवार्ड होगी P पॉइंट पर। ये देख लो।